देखिए चैप्टर समाप्त हो गया है और इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो आपको मैं बताऊंगा। आप न्यूमेरिकल लगा लीजिए। इसमें न्यूमेरिकल जो है, जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर तो क्वेश्चन आता ही है। प्रतिरोधों का जो संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, जैसे संधारित्र में फिगर वाला क्वेश्चन आप लगाते थे, है ना। किताब आप देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें कई परिपथ में, ठीक है, या एक परिपथ के विभिन्न खंडों में संधारित्र लगे होते थे। उसी तरह से यहाँ पर प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उसको पहले हम ये असेसमेंट करते हैं उसका कि कौन से प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में है, कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है, वो करके फिर उसके बाद हम उसको कंसोलिडेट करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे एक प्रतिरोध है, उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए या उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, या प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, सीधे कर गुना हो जाएगा उसे थोड़ा और टेक्निकल कर दे कितने परसेंट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है वो, विशिष्ट प्रतिरोध वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि एक धारावाही लूप है, उसमें या लूप न भी है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वृत्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगा रहा है और वो प्रति सेकंड इतने चक्कर लगा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए, एक मैं बता दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको न्यूमेरिकल में भी मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, हाँ, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, ठीक है। कितना चक्कर लगाता है? 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है ये प्रति सेकंड। एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु के बाहर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर, हाइड्रोजन के नाभिक के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि वो जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकंड में 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो धारा का मान क्या होगा, या उस मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो चक्कर लगा रहा है वो प्रति सेकंड इतना चक्कर लगा रहा है, उससे कितनी धारा प्रोड्यूस हो जाएगी या उत्पन्न होने वाली धारा का मान बताइए। समझ रहे बात को। इसी प्रश्न को और घुमा फिरा करके भी कह सकता है कि एक 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में बिंदु ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, है ना। बहुत तरह से दे सकता है। तो सीधा फार्मूला उसका है कि अगर वृत्तीय परिपथ हो या सीधी रेखा हो, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की समय दर को ही हम धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है और विद्युत धारा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सीधे क्या सूत्र लगाएंगे, I = Q/T, I = Q/T, ये फार्मूला हम लगा देंगे। Q की वैल्यू क्या होती है, Le, Q की वैल्यू हो जाएगी Le/T, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वैल्यू दी गई है 6 × 10⁻15। स्मॉल ई है, तो स्मॉल ई की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19/T का मान दिया गया 1 सेकंड। क्यू की वैल्यू यही होती है ना, वही मान रखा गया। ये हो जाएगा आपका 16 × 6 करते हैं 96 आता है, तो 9.6 हो जाएगा। 16 × 6 = 96, 9.6 × 10⁻19 है ये, और ये 15 प्लस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा ये, ठीक है। या इसको आप कर सकते हैं ऐसे 0.00 -4 है ना, 096, 0.4 अंक लेफ्ट में आ जाएगा,
तो 0.0096 ये एम्पियर में होगा। अगर मिली एम्पियर चाहते हैं आप, क्योंकि मिली एम्पियर कर देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे आप तो 0.96 ये मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं, समझ रहे बात को, ये ध्यान देना है। अच्छा, अब देखिए जरा दूसरे तरफ क्वेश्चन देखिए। न्यूमेरिकल आप लगाकर कमेंट कीजिएगा, हमको बताइएगा। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, ठीक है ना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, इसका फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। R इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल अपान ए। R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए होता है ना। रो जो होता है ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है ये चालक का? ये विशिष्ट प्रतिरोध है चालक का, समझ रहे बात को? ये चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है और ये अपरिवर्तनशील होता है। चालक की लंबाई को बढ़ा देंगे, मोटाई को बढ़ा देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि परिभाषा आप याद कर लीजिए कि 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। तो यहां पर रो तो हो गया आपका कांस्टेंट, एक तरह से हो गया। अब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, या 1/2 कर दिया गया, आधा या तिहाई कर दिया गया, कुछ भी दिया रहेगा, लंबाई को परिवर्तित कर दिया गया, तो बताइए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने गुना हो जाएगा? लंबाई 3 गुना कर दिया तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हम एक सूत्र निकाल देंगे अभी, उससे आप सीधे बता देंगे कि इतने गुना हो जाएगा प्रतिरोध, है ना? ध्यान दीजिएगा, उतने गुना हो जाएगा। वृद्धि कितनी होगी वो घटाने में निकलेगी बाद में। मोटाई के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है कि लंबाई आपने 3 गुना कर दिया तो मोटाई में कमी तो आएगी। भाई यही हमारा तार है, इसको हमने खींच करके लंबा कर दिया, तो तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया तो मोटाई में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये तो सही है, लेकिन मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ये भी सही है। तो लंबाई मोटाई कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसकी लंबाई को हमने बढ़ा दिया, मोटाई कम हो गई, या लंबाई पहले कम थी मोटाई ज्यादा थी, लेकिन तार का आयतन तो वही रहेगा। तार का आयतन, तार ये हमारा बेलनाकार तार है, इस तार का आयतन, तो ये तार हमारा है, इसका आयतन तो वही रहेगा। लंबाई हमने बढ़ा दी, मोटाई कम हो गई, मोटाई बढ़ा दी, लंबाई कम हो गई, तो इसका आयतन तो वही है। और आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल और गुणे ये लंबाई, दूरी, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलनाकार वस्तु का आयतन होता है। तो तार आपका बेलनाकार ही तो होता है, तो उसका आयतन क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच, या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणे इसकी लंबाई। ठीक है, तो मान लीजिए प्रारंभ में लंबाई है L1 और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है A1, तो क्या हो जाएगा? A1 गुणे L1 या L1 गुणे A1, यही उसका आयतन हो गया। बाद में हमने लंबाई को बढ़ा दिया या घटा दिया, मतलब परिवर्तित कर दिया, तो लंबाई हो गई इसकी L2 और मोटाई हो गई इसकी A2। तो L1 गुणे A1 बराबर L2 गुणे A2। ठीक है, ये प्रारंभ में तार का आयतन था और ये बाद में तार का आयतन है। दोनों को हमने इक्वल कर दिया तो हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर L2 बटे L1। कितना क्लियर हो गई बात? A1 अपान A2 बराबर L2 बटे L1। इसको यहीं पर जरा रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए इसको, समझ गए बात? अब जो है, माना प्रारंभ में इस चालक की लंबाई L1 है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है।
और इस समय इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है। विशिष्ट प्रतिरोध तो बराबर रहेगा, वो लंबाई चौड़ाई घटाने पर या बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये R1 बराबर रो इंटू L1 अपान A1। ये प्रारंभिक अवस्था में R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपान A1, या दूसरी कंडीशन में R2 बराबर रो इंटू L2 अपान A2। ये बाद की स्थिति में है, ये पहले की स्थिति में है। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा R1 अपान R2 बराबर, इधर आप डिवाइड करेंगे तो रो से रो कटेगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, इसको उल्टा कर देंगे आप तो हो जाएगा L1 अपान L2, उल्टा जब होगा तो L1 अपान L2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A2 अपान A1। देख लीजिए, समझ गए? तो क्या होगा यहाँ पे A2 अपान A1, देखिए A1 अपान A2 की जो वैल्यू है वो L2 बटे L1 है, तो इसका उल्टा करेंगे हम A2 बटे A1 इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा L1 बटे L2 होगा, है कि नहीं है? ये A2 अपान A1 होगा, अगर ये क्या होगा L1 अपान L2 होगा। तो इस A2 अपान A1 की जगह पे L1 बटे L2 रख देंगे हम, तो क्या मिलेगा R1 अपान R2 बराबर L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? ध्यान दीजिएगा। अब अगर प्रारंभ में प्रतिरोध दिया हुआ है और बाद में पूछा है R2, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 बराबर L2 इसका ऊपर चला जाएगा तो L2 स्क्वायर अपान L1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा और इंटू R1। समझ रहे बात को? R2 बराबर L2 स्क्वायर बटे L1 स्क्वायर इंटू R1। जैसे मान लीजिए L1 उसकी प्रारंभिक लंबाई कुछ भी रही होगी, L2 क्या है बाद की लंबाई, बाद में लंबाई आपने कर दिया 3 गुना कर दिया। समझिए बात, क्या कर दिया आपने 3 गुना कर दिया, तो L2 की जगह क्या हो जाएगा 3L1। तो 3L1 का जब वर्ग आप करेंगे तो हो जाएगा 9L1 स्क्वायर, तो L1 स्क्वायर से कट जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो 9R1 हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध अब जो है पहले वाले का 9 गुना हो जाएगा। तो बाद में लंबाई अगर आपने 3 गुना किया हुआ है तो प्रतिरोध 3 त्रिक का 9 गुना हो जाएगा, और बाद में प्रतिरोध आपने लंबाई आपने 5 गुना किया है तो प्रतिरोध 25 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे आप समझ लीजिए कि R2 जो होगा वह N स्क्वायर R1 के इक्वल होगा। R2 बराबर N स्क्वायर R1, जहां N का मान है कितने गुना किया गया है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1/3 गुना, 2/8 गुना, 3/9 गुना, जो भी आप करना चाहें, कितने गुना आपने किया हुआ है वो गुना यहां रखेंगे। तो उस से 1/2 गुना किया तो N का मान 1/2 रखेंगे, तो प्रतिरोध 1/4 R1 हो जाएगा, यानी पहले वाले का 1/4 गुना हो जाएगा। जो भी आप करेंगे इस सूत्र में रख देंगे तो आ जाएगा उत्तर। ठीक है? अब जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हुआ तो आप पूरा रख करके इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, आप सीधे बता देंगे कि प्रतिरोध अगर लंबाई को 3 गुना किया गया तो प्रतिरोध हो जाएगा, तो 9 गुना वाले टिक कर दीजिए, आंसर हो गया। समझ रहे बात को? अच्छा, अब जैसे प्रश्न आपको मिल गया कि किसी चालक की लंबाई में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, किसी चालक की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई? 10%। किसी चालक की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसकी लंबाई अगर मान लीजिए अभी L1 है, आपने मान रखा तो पहले से L1 है, तो अब कितनी वृद्धि किया आपने? 10%। 10% का मतलब कि आपने 1/10 गुने की वृद्धि कर दिया। कितनी वृद्धि कर दिया? 1/10 गुने की, यानी L1 था तो L1 का 1/10 यानी L1/10 आपने वृद्धि कर दिया। समझ रहे बात को? 10% की वृद्धि जब भी कहे जान जाइए कि 1/10 गुना हो गया, उसका 1/10 की वृद्धि हो गई,
तो L1 था, L1/10 बढ़ गया, कितना हो गया ये 11/10 L1 यानी 1.1 L1। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहले L1 लंबाई थी और बाद में 10% की वृद्धि कर दी गई, मतलब लंबाई अब 1.1 L1 हो गई। तो कितने गुना कर दिया गया, 1.1 गुना कर दिया गया। यहाँ पे गुना अगर लगाएंगे आप, कितना हो गया 1.1 गुना। भाई पहले L1 था, अब L1 का 1.1 गुना करके 1 L1 कर दिया गया। जैसे आप 2 गुना करते हैं तो 2 L1 करते हैं, 4 गुना करते हैं तो 4 L1 करते हैं ना। तो वैसे 1.1 L1 किया गया, तो 1.1 गुना किया गया। तो अगर 10% की वृद्धि कही जाए तो आप तुरंत जान जाइएगा कि 1.1 गुना उसकी लंबाई कर दी गई। अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 1.2 गुना उसकी लंबाई में वृद्धि कर दी गई। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पूछा गया कि 10% की वृद्धि की गई तो प्रतिरोध में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितने गुना वृद्धि हो रही है। तो 1.1 गुना वृद्धि हो रही है, तो इस फार्मूले में हम रखेंगे। तो बाद में जो प्रतिरोध हमारा R2 है क्या हो जाएगा, 1.1 का होल स्क्वायर इंटू R1 इस तरह हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1.21 R1 ऐसे हो जाएगा। तो बाद का जो प्रतिरोध है पहले वाले का 1.21 गुना हो जाएगा, जबकि प्रतिरोध लंबाई को आपने 1.1 गुना किया था। बात क्लियर हुई ना, 1.1 गुना। भाई लंबाई L1 पहले थी, 10% वृद्धि किया तो 1.1 गुना कर दिया आपने ना। तो उस समय जो प्रतिरोध आपका है 1.21 R1 यानी 1.21 गुना हो गया। कितने % वृद्धि हुई, तो 21% की वृद्धि हुई। जैसे 1.1 करने मतलब 1.10 हुआ तो 10% की वृद्धि करने के बाद ही आया था ना, वैसे 21% की वृद्धि करने के बाद ही 1.21 आएगा ये। तो कितने % की वृद्धि हुई प्रतिरोध में, 21% की। लगाना नहीं बिल्कुल आपको, है ना, सीधे बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन छोटे होते हैं, है ना, और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो नया चैप्टर तो आप मिलेंगे, मंडे से ही मिलेंगे, तो आपके साथ शुरुआत होगी नए चैप्टर की। ठीक है, ये चैप्टर आप लगा लीजिएगा। कार्बन वर्ड कोड वाला जो सवाल है वो तो आप लगा ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चित्र वाला मैं बता दूं आपको, बाकी इसमें जो जितने भी न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, वो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सब लगा डालिएगा। ठीक है, खूब लगा डालिएगा इसको। मैं एक आध जो है आपको जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो बताता हूं। जो चित्र वाले क्वेश्चन उस पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, चित्र पहले आप बना लीजिए, मेरे साथ आप चित्र बना लीजिए तो बताते हैं। चित्र वाले क्वेश्चन को आप ध्यान देते जाइएगा, है ना। जिन दो बिंदुओं के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, कोई सेल नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उन दोनों को आप एक ही बिंदु की तरह कंसीडर कर सकते हैं। उनको आप एक ही बिंदु मानेंगे, केवल स्थान चेंज है उनका, बिंदु आपके एक ही होंगे। वो यदि बात क्लियर हो गई ना। ये आपका 50 ओम, 50 ओम और 75 ओम। ये 50 ओम है, ये 50 ओम है और ये 75 ओम है। ठीक है, और कितना इसका विद्युत वाहक बल है, 190 वोल्ट है। ये 190 वोल्ट है। ठीक है, और ये है 100 ओम। एक 100 ओम का है, एक 190 वोल्ट का है, एक 500 ओम का है, 50 ओम का, एक 50 ओम का, एक 50 ओम का, 75 ओम का। ठीक है, तो पूछ रहा चित्र में दर्शाए गए 75 किलो ओम
किलो ओम क्या, ओम ही तो दिया गया है, 75 ओम है। 75 ओम का जो ये प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा का मान बताना है। 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, 75 ओम कहाँ पे है, यहाँ पे। 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है, ठीक है ना। 75 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा का मान बताना है। देखिए यहां से धारा निकलेगी, वो धारा यहां पहुंचेगी, तो जो भी धारा निकलेगी वो संपूर्ण धारा कहां जाएगी, 100 ओम वाले में जाएगी। समझ रहे बात को, 100 ओम में जाएगी धारा, फिर धारा यहां पहुंच जाएगी। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फिगर बनाइए तब समझ पाएंगे आप। या तो ध्यान से, जो इस तरह बनाया गया है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे आप कर लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, ऐसे कर लें। ये हो गया आपका सेल, ठीक है, ये सेल हो गया 190 वोल्ट का। धारा यहां से कहां जा रही है, धारा यहां से जा रही है 100 ओम में जा रही है, पहले 100 ओम में जा रही है, ठीक है। यहां पहुंची धारा 100 ओम। अब देखिए ये और ये बिंदु एक ही है, क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, और ये बिंदु भी एक ही है। समझ रहे बात को, इनके बीच में भी कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये A है तो ये भी A मानिए, ये B है ये B मानिए। अब देखिए दोनों A है, ये दोनों B है, तो A और B के बीच में 50 ओम, A और B के बीच में 75 ओम, और A और B के बीच में 50 ओम। तो ये तीनों A और B के बीच में ही जुड़े हुए हैं ना, तो ये तीनों आपस में जो है समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है ये तीनों। भाई एक सिरा A है, यहीं से ये भी शुरू हो रहा है, यहीं से ये भी शुरू हो रहा है, यहीं से ये भी शुरू हो रहा है, दोनों एक ही बिंदु तो है ये। तो A और B के बीच जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा यहां से, ये हो गया आपका एक 50 ओम का, एक हो गया 75 ओम का, एक हो गया 50 ओम का। 50 ओम हो गया, 75 ओम हो गया, और 50 ओम हो गया, ठीक है। बी बिंदु हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये बिंदु A हो गया, समझने के लिए। और B का जो सिरा है वो ऋण से जुड़ा हुआ है, ये ऋण वाला सिरा है, ऐसे लाके जोड़ दीजिए इसको, ऐसे। सेल को चाहे नीचे कर दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको देखने में, है ना। सेल को ऐसे कर दीजिएगा तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको ऐसे मिटा देते हैं, यहां कर देंगे तो आप इससे छोटा वाला भाग इधर करते हैं, ये देखो। अब देखिए समझ आ गया, ये सेल का धन सिरा है, यहां धारा निकलेगी 100 ओम में जाएगी, फिर यहां धारा जाएगी, 3 भाग बढ़ जाएगी। ये माइनस सिरा है B वाला सिरा कहां जुड़ा है, ऋण वाले से, हो गया ना। इस तरह बना लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि जो 75 ओम वाला है इसमें प्रवाहित धारा बताइए। तो पहले धारा कितनी कुल बह रही है, पहले वो धारा देख लीजिए आप, समझिए बात को। पहले कुल धारा कितनी बह रही है वो निकाल लीजिए। तो देखिए बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 190 वोल्ट। बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 190 वोल्ट। तो 190 वोल्ट का जो विभवांतर है, 190 वोल्ट का विभवांतर इस पूरे परिपथ पर आरोपित होगा। यहां से लेकर यहां तक जो विभवांतर है वो इसी सेल के माध्यम से ही तो दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम प्रतिरोध कुल निकाल लेते हैं, ये इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, समझ गए बात को। तो उस तुल्य प्रतिरोध में अगर हम विद्युत वाहक बल से डिवाइड कर देंगे, अरे सूत्र होता है V = IR। तो अगर प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, पूरा इक्विवेलेंट निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो उसी प्रतिरोध से जब हम V मतलब वही वोल्ट विभवांतर जो ये विभवांतर दे रहा है, विद्युत वाहक बल विभवांतर के इक्विवेलेंट होता है ना, आगे मिलेगा चैप्टर में। तो I = V/R कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगी, ठीक है। तो टोटल करंट जब यहां बहेगी तो 100 ओम वाले में तो पूरी करंट जाएगी, और फिर यहां जब जाएगी वो 3 भाग में बढ़ जाएगी, उस पर हम चर्चा कर लेंगे अभी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम, 75 ओम, 50 ओम का क्या हो जाएगा फार्मूला, 1/R = 1/50 प्लस 1/75 प्लस 1/50। 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/R बराबर, यहां पर एलसीएम इसका लेंगे
तो 300 एलसीएम हो जाएगा इसका, यहां आ जाएगा 50 का 300, 6 प्लस 4 प्लस 6, तो 6 6 12 4 16, 16 बटे 300 हो जाएगा, 4 से काटेंगे आप, हो जाएगा 4 तो 16 और यहाँ आ जाएगा 75। तो 1/r की वैल्यू हो गई 4 बटे 75, तो r की वैल्यू क्या होगी 75 बटे 4। हो गया इतना, दशमलव बदलने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। r इक्वल टू क्या हो गया 75 बटे 4 ओम, ये परिणामी हो गया तुल्य प्रतिरोध। अब यहां रखेंगे जब हम, तो क्या होगा I इक्वल टू V/R के फार्मूले में रखेंगे तो तभी तो निकलेगा ये। तो V की वैल्यू कितनी, V तो दिया गया है वही 190 वोल्ट, तो 190 बटे 75 बटे 4, तो 4 कर देंगे ऊपर की तरफ, यहां कर देंगे, तो इसको काटिए जरा, क्या हो जाएगा 5 से काटिए, 5 5 के 5, 5 से 25, 5 से काटेंगे इसको, 5 क्या है 15, 5 अठे 40, समझ गए इतना, 38 हो गया, 4 अठे 32 और 4 क्या है 12, 12 3 15, ठीक है, और 152 बटे 15 हो गया, काटेंगे इसको आप तो 15 1 के 15 हो जाएगा, फिर 0 आप उतारेंगे, ठीक है ना, 2 उतार लेंगे, फिर दशमलव जाएगा, फिर 0 20 होगा, 15 के 15, 15 3 45, 10.13 एम्पियर धारा होगी, या 10.13 को आप जो है परिपथ में धारा का मान 175 बटे 4 आया ना, I इक्वल टू कितना हो गया, और सॉरी गलती, आपने ये परिणामी निकाल लिया इसका 75 बटे 4 ओम। अब 75 बटे 4 में आप 100 को जोड़ेंगे तब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा भाई, ये तीनों समांतर क्रम में है, जो इसकी वैल्यू आएगी उसके साथ ही श्रेणी क्रम में है ना, यहां पर इन तीनों का जो परिणामी हो गया 75 बटे 4 हो गया, और ये 100 ओम का प्रतिरोध तो लगा हुआ है ना, तो ये 100 ओम का प्रतिरोध और ये 75 बटे 4 ये श्रेणी क्रम में हो गए, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R3 यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस ये हो गया 75 बटे 4, तो 75 बटे 4 आप करेंगे तो हो जाएगा ये 475 बटे 4। अब ये कुल परिणामी हो गया। अब यहां मान जरा रखिए इसको, कहां पे, इस सूत्र में, तो I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, V की वैल्यू 190 है, बटे तुल्य प्रतिरोध हो गया 475 बटे 4, 4 कर दिया ऊपर, ठीक है, 4 0 0, 4 9 36, 4 1 4, 4 3 7, 760 बटे 475, सीधे भागेगा ऐसे, 760 भागे 475, एक जाएगा, 475 आ गया, यहाँ 5 होगा, और यहाँ 15 में 7 गए, 8 होगा और 2 होगा। अब 6 6 25 30, 6 से 42 3 45, कट गया ना सीधे, हो गया ना, कितना आ गया 1.6 एम्पियर, ठीक है, कुल धारा आपको मिल गई, क्या मिली धारा 1.6 एम्पियर, ठीक है, क्या धारा मिल गई 1.6 एम्पियर। अच्छा अब जरा देखिए 1.6 एम्पियर धारा कुल हो गई है ना, 1.6 एम्पियर धारा यहां से निकलेगी, तो 1.6 एम्पियर की जो धारा है वो 100 एम्पियर वाले में जाएगी, 100 ओम वाले प्रतिरोध में जाएगी, लेकिन जब यहां पहुंचेगी 3 भाग में बढ़ जाएगी, कुछ यहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी, समझ रहे बात को, इतनी बात ठीक है ना, कुछ यहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी, कुछ यहां जाएगी, तो वो बट करके जाएगी सब में, ठीक है। तो विभवांतर तो यहां से यहां तक का सेम है, ए और बी के बीच का विभवांतर सबके लिए वही है, तो ओम का नियम अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा V बराबर, पहले वाले की ध्यान दीजिएगा, पहले वाले के लिए 60 में भी नियम है, ऐसे आप बता सकते हैं, लेकिन नियम के थ्रू बता रहा हूं आपको, V इक्वल टू क्या होगा, यहां से यहां का विभवांतर आपने क्या मान रखा है V मान रखा है, ठीक है, समांतर क्रम में विभवांतर जो बराबर होता है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR होता है, तो मान लीजिए यहां धारा जा रही है I1, तो हो जाएगा I1, R की वैल्यू कितनी है 50 हो गया, ठीक है, कितना ठीक है ना।
फिर आ जाइए V बराबर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा I2, धारा यहाँ पे I1 जा रही है, यहाँ पे I2 गुण यहाँ क्या हो जाएगा 75, ठीक है। यहाँ I1 जाएगी, यहाँ I2 जाएगी और यहाँ भी I1 जाएगी ना, क्योंकि ये भी 50 ओम है। तो I1 और यहाँ I2, मतलब इन दोनों में धारा जो है बराबर जाएगी, क्योंकि विभवांतर तो एक ही है, दोनों बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध भी बराबर है, तो धारा बराबर जाएगी। तो I1 धारा यहाँ, I1 धारा यहाँ, I2 धारा यहाँ, तीनों मिल करके 1.6 आपकी है। या क्लियर बात हो गई ना इतनी। चलिए अब आप क्या करेंगे, V और V बराबर है यहाँ से, तो 50 I1 बराबर 75 I2, 50 I1 बराबर 75 I2, ठीक है। या 25 से काटेंगे तो 2I1 बराबर 3I2। कितना बात क्लियर हुई है? 2I1 बराबर 3I2। हमको I2 चाहिए, जो धारा यहां जा रही है 75 ओम वाले, वही चाहिए। अच्छा, I1 जो पहले वाले में जा रहा है, I2 जो दूसरे वाले में जा रहा है, फिर इसमें भी I1 जा रहा है। तीन धाराएं हैं, I1 I2 I1, तीनों मिलकर किसके बराबर है? ये 1.6 एम्पियर के। तो कहने का मतलब I1 2I1, तो 2I1 प्लस I2 की वैल्यू है कितना 1.6 एम्पियर, ठीक है। अब हमको I2 चाहिए, तो I1 की वैल्यू यहां से रख दो, 2I1 का मान 3I2 है, तो I1 का मान हो जाएगा 3I2 बटे 2। यहां रखेंगे हम, सीधे रख दें, 2I1 की वैल्यू क्या है 3I2, तो यहाँ 3I2 हो गया, 3I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 1.6, तो 4I2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, भाग देंगे 0.4 एम्पियर, क्या होगा 0.4 एम्पियर धारा जो है कहां जाएगी? 75 ओम वाले प्रतिरोध में जाएगी, ठीक है ना। 0.4 एम्पियर धारा उसमें जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके फिगर वाले क्वेश्चन रहेंगे, आप प्रयास करें, लगाने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं आता उसको कमेंट करके पूछिए, तो उस पर चर्चा की जाएगी, उसको बताया जाएगा आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है लगा लीजिए, थ्योरी जो है अगले चैप्टर वाली थ्योरी जो है अब आप मिलेंगे जब, तो शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी आपका चलता रहेगा, ऑफलाइन भी चलता रहेगा, दोनों चलते रहेंगे, ठीक है। नोट्स बना करके आप दिखाइए इसको।